एक स्टोरी जिसका बहुत गहरा मेरे ऊपर असर पड़ा था. एंड देन व्हेन द कॉम्पनसेशन वाज पेड, वाज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, देन फैमिली मेंबर्स सडनली अपीयर्ड. पैसा आ गया था ना, पैसा आ गया. मेरी माँ ने एक चीज़ जो मुझे एक शब्द बोला था ज़िंदगी के बारे में, विच स्टेज विद मी, एंड शी सेड निभाना. And that was my life. That triangle was my life for 2.5 years, where I lived intensively with these prime ministers and their decisions, and politics permeated every area. And then came this judgment, Shah Banu judgment. Here is this woman who was called the Gungi Guriya by her opponents. She was called this old witch by Nixon, US president. मैं जागूंगी और दिल्ली सोएगा. दिल्ली सो सकती है क्योंकि मैं जाग रही हूँ. हाँ, you're right. तो भाजपा को रेखा गुप्ता को लाना पड़ा. दबंग है तो भी दिक्कत है, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू बी अ मैन. दब्बू है तो भी दिक्कत है क्योंकि औरत है, क्या ही कर लेगी. 10 मिनट के बाद उसने एक शब्द मुझे कहा जो मेरे बिल्कुल जहन में घुस गया. उसने कहा कंप्यूटर. आई हैव लर्नड अबाउट इंडिया थ्रू माई पत्रकारिता. क्या आपको लगता है कि उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद जो थोड़े जनाना ट्रेट्स होते हैं आपके, जैसे एम्पैथी है, केयरिंग नेचर है, उनका कहीं ना कहीं हनन करना पड़ता है, उन्हें दरकिनार करना पड़ता है? किसी आदमी से नहीं पूछेंगे कि क्या आपके अंदर का सॉफ्टनेस जिंदा है? टेल चंद्रभान गुप्ता, मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ. काट देना भाई से. Because there's so many men today who feel, women should get their due. मैम, एक सवाल मेरा भी है. पहले आपको और पूरे देश को महिला दिवस की बधाइयाँ, और आपका शुक्रिया कि आपने हमारा इनवाइट स्वीकार किया. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस कविता है द रोड नॉट टेकन, जिसकी अंतिम पंक्तियाँ हैं, 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. आज जिस शख्सियत के साथ हम बाकिस्मत स्पेस शेयर करेंगे, उनका जीवन इन पंक्तियों का जीवंत उदाहरण है. She literally took the road hardly traveled by and paved the way for us. Neerja Chaudhary ma'am, it's an honor to have you. You cannot emphasize on that enough. नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबर गाँव. इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे वो है मशहूर पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड एनालिस्ट नीरजा चौधरी जी. 40 साल का इलस्ट्रियस और बहुत अमेजिंग करियर रहा है. 10 साल शी वर्कड एज ए पॉलिटिकल एडिटर विद द इंडियन एक्सप्रेस. अभी भी कंट्रीब्यूटिंग एडिटर के तौर पे उनके साथ जुड़ी हुई हैं. एंड शी वाज अवॉर्डेड, शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू विन चमेली देवी अवार्ड विच इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन. और उनको प्रेम भाटिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया फॉर द वर्क दैट शी डिड विद दिस स्टेट्समैन एज अ सिविल राइट्स कॉरेस्पॉन्डेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 1982 से 87, 1982 से 87 तक. आज शी हैज़ टेकन टाइम आउट ऑफ अ बिजी शेड्यूल. यहाँ आने से पहले भी एक बहुत लंबा डिस्कशन अटेंड करके आई हैं एंड शी इज़ अप एंड अबाउट विद ऑल द एनर्जी. We cannot emphasize how amazing it is to have her in the newsroom. Hello ma'am, how are you? Good, and feeling better being here. Wonderful to be you. with all of you. I've heard about you all and your enterprise, and one will follow it with great interest in the weeks to come. We have great wishes to start you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. तो अभी मैं ब्रीफ कर देती हूँ. हम बात करेंगे इंटरव्यू लेने का, तो वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाती है. हमारा बूता नहीं है, बालक है हम आपके सामने. बात करेंगे आपसे. वील हैव अ रैपिड फायर ऑल्सो बिकॉज पॉलिटिक्स है एंड वी वांट टू डिस्कस लीडर्स विद यू. और उसके बाद वील ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस बिकॉज एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड. तो दे ऑल वांट टू हैव अ पीस ऑफ द नीरजा चौधरी. ठीक है, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरू से शुरू करूँ मैं. आई वॉन्ट टू नो मैम, जर्नी जो आपकी रही है, वॉट वॉज द फर्स्ट स्टोरी दैट यू स्टार्टेड विद व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी? मैं जब स्टेट्समैन में आई, आई हैड एक्चुअली कट माई टीथ ऑन इन जर्नलिज्म वर्किंग ऑन अ न्यूज़ वीकली कॉल्ड हिम्मत. इट वॉज द चीफ एडिटर वॉज राजमोहन गांधी एंड दिस मेड अ मार्क इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि हिम्मत उन छोटी पत्रिकाओं में से थी जिन्होंने इमरजेंसी को क्वेश्चन करने की ज़रूरत समझी. और हम लोग हर हफ्ते सोचते थे किस तरह से हम जो हो रहा है घुसाए उसको
पत्रिका में क्योंकि सबमिट करना पड़ता था सेंसर को हर चीज़ जो वो क्लियर करते थे और हर हफ्ते गाइडलाइंस बदलती थी। तो कई बार हमने कुछ नहीं लिखा, खाली पन्ना छोड़ दिया, वो भी सेंसर को मंजूर नहीं था। तो उस ज़माने में इंदिरा गांधी जब बहुत राइडिंग हाई थी इमरजेंसी के ज़माने में, और संजय गांधी उनके छोटे बेटे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी माने जाते थे, द पावर बिहाइंड द थ्रोन, उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ। अब जब ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था और प्रेसिडेंशिप तो लागू किया ही था और जो फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स थे, उनका हनन हुआ था। तो मेरा जो स्टार्ट था जर्नलिज़म में वो वहाँ था। फिर उसके बाद हिम्मत बंद हो गई। जैसा मैं कई बार कहती हूँ, हिम्मत कुड स्टैंड अप टू द फोर्सेस ऑफ authoritarianism but could not stand up to the forces of the market. And it caved in. It didn't have the money to continue. 80 में बंद कर दिया। फिर मैं आई दिल्ली, बम्बई से निकलती थी ये पत्रिका, और दिल्ली में I joined the Statesman as the first and the only civil rights correspondent so far. तो मेरा जो ये mainline मीडिया में जो फर्स्ट अनुभव था, I was sent there was a rape case, and UP में था, and I was sent to cover it, and it was very fascinating for me to go to the people, family, write about what had happened, and then to come to get the official version. और वहाँ महिला होना मैंने देखा कितना एडवांटेजेस है, क्योंकि I barged into the collector's office, and because I was a woman, I felt he couldn't throw me out. Of course he couldn't. And case जो आप बात कर रहे हो, और फिर I had to get a version ना, दूसरी साइड का version। I was taught from the beginning, and I believe in it even till today, that the newsroom must be neutral. आपके अपने views हो सकते हैं, you can believe in it, but when you're writing a story, you must reflect both sides of the picture, all sides of the picture. And that should not have anything to do with your own views. And that must be done as fairly as possible. True. तो मुझे दूसरी साइड तो लेना था. And I wasn't sure the collector was going to meet me and give me his version. So I barged in, and he saw me, and it was very good. And I suppose he was decent enough, to throw out a woman was not something he would fancy. So he saw me, he gave me whatever he had to give me, and I wrote that story. But I found this, एक स्टोरी जिसका बहुत गहरा मेरे ऊपर असर पड़ा था, वो था जब मैंने एक हिंदी अखबार में 3 लाइनों की स्टोरी देखी कि अंडर ट्रायल इन मुजफ्फरपुर जेल केप्ट फॉर 33 लॉन्ग years विदाउट अ ट्रायल बिगिनिंग, 33 साल. सो आई वेंट टू द एडिटर, आई सेड ये तो फॉलो करना चाहिए. ही सेड इमीडिएटली आप जाओ. And then I went and managed. कहाँ थे उस समय? कहाँ से काम? दिल्ली से काम कर रहे थे आप? And you went to मुजफ्फरपुर. जहाँ वो जेल में थे. और I wrote the story as a result of which he was released. God bless. And then I filed. उस समय Justice P.N. Bhagwati थे Chief Justice. तो उन्होंने public interest litigation start किया था. You could go to court. Yes. So I went to court with a PIL. And that compensation be given to this gentleman who'd been kept, whose 33 years of his life had been taken away from him. Of course. And Justice Chandrachud जो अभी CJ थे ना, Chief Justice, उनके father के सामने ये केस आया था. अच्छा. And it was a landmark judgment, the payment of compensation. And when he was released, he came out of the jail and he did not know what to do. Of course. कहाँ जाए? 33 साल निकल गए मैम जिंदगी के. 33 साल, फैमिली कहाँ है, कौन कहाँ है? Then I tracked him to his village, and I remember मानसून का टाइम था, वो बिहार के नाले भरे हुए थे, and I remember शाम हो गई, and we had to the taxi fellow somehow managed to go through and took me to his village, and we reached at 8 o'clock at night, and this gentleman, छोटा सा हट था जहाँ वो ऐसे
you know, shawl की तरह पहन के, I remember the scene very well. He was sitting there. Vivid है बहुत, अभी भी. हाँ, and not quite there, and बहुत उदास, and so I felt, and then when the compensation was paid, you know, was ordered by the court, then family members suddenly appeared. पैसा आ गया था ना क्योंकि. पैसा आ गया. Distant रिश्तेदार. Suddenly I heard, got letters कि कहाँ है, कैसे करना है, and so on. But that is the story. And I did child labor, bonded labor. I learnt about India through my journalism. And you keep traveling even now. That's why I like to travel. Every election I want to hit the road. Every 20 kilometers, India is different. लोगों का पहनावा, भाषा, खान-पान, it's all sort of caste, religion, race, वो तो है ही अलग. We all know that. But it is such a diverse country. I don't think there's any other country in the world as diverse as India. Ma'am, 40 साल से आप ये cover कर रहे हो, and you're still as excited as any newbie that we will talk about or we see on the road. How do you keep it up, and how do you manage work-life balance? कैसे family कैसे manage करते हो? See, work, family, you know, and it's not only family. I keep saying that women are able to multitask, and men cannot do it. There may be some men who can do it. It's a controversial statement to make, but women learn to manage not just one thing. और कई बार मुझे लगता है क्या मैं सवाल पूछती हूँ अपने से, क्या इसमें थोड़ा बहुत एक्सीलेंस चला जाता है? क्योंकि हमको we have to stay on the tightrope walk and not fall off. We all know family है, बच्चे हैं, घर है, larger family है, community है. So many things that women have to be Take part care of. और मेरी माँ, you know, my inspiration, if I can say, was my mother. You know, मेरी माँ, of course, the family came from Kohat, which is not now Northwest Frontier Province, and she was the first girl to be sent for college from Kohat. और मैं to Lahore. महिला कॉलेज था और मैं जब गई थी लाहौर तो मैं ढूंढती रही इस कॉलेज को. Nobody seemed to know, it must have been demolished. But I found my father's college, the law college, but mother's I could not find. Anyway, मेरी माँ ने एक चीज़ जो मुझे एक शब्द बोला था ज़िंदगी के बारे में, which stays with me, and she said, निभाना. Life is about निभाना. आप अपनी जिम्मेवारियाँ निभाते हो, आप अपने जिम्मेदारियाँ निभाते हो, आप रिश्ते निभाते हो. To make decisions is easy. In the heat of the moment, it looks, you know, you're doing something great. उसको follow through करके commitment के through निभाना हर एक चीज़ को. That is what life is about. To stick with them, And what you have stick with decided. what you have undertaken to do. And if you made mistakes, you go through with your mistakes. Accept, dust off, get back again. So anyway, that is. So you asked about how do I manage my. I have a very understanding husband, very enlightened in terms of women's rights, and when we had our son, and I was, part of Indian Express, and very at those days competitive. मतलब था बहुत. If you're on a political beat, रात भर मतलब 12 जब coalition period था 25 साल का, तो things didn't end at 7 o'clock in the evening. Of course for you it doesn't end also. But हमारे लिए तो चीज़ें 12 बजे रात को होती थी, 2 बजे हम घर जाते थे. मेरी छोटी मारुति थी. I would drive back and मुझे एक ही चीज़ का डर लगता था. And that was कि puncture नहीं हो जाए. My husband had taught me to fix a puncture many times, but I could never get the hang of it at all. But fortunately, only once a puncture took place, and that was at India Gate, जहाँ बहुत सारे ice cream वाले थे. So they helped you me, out. and I could do it. But he, I used to do the nappy washing of our son in the morning, feeding. जब वो बहुत छोटा था, and we were paranoid क्योंकि कि बहते पानी में धोना चाहिए कपड़ा, नहीं तो कहीं रैश वैश ना हो जाए. So पानी 1 घंटे सुबह आता था, 1 घंटे शाम. So my husband would do the washing in the evening. He would do the feeds in the evening because I'd come back late from office. But he's been very supportive is the point I'm trying to make. And sometimes I say, it is said that behind a successful man is a woman. It is traditionally said. But I think it's also true
for any woman to succeed also needs a understanding man behind her, whether it's a father, Absolutely, son, absolutely. husband, and it makes things easier. It's not that women cannot do it, but it does make things that much easier. So I have been fortunate in that. आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक कि दोनों तरफ से वो एम्पथी बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड, टू बी इन अदर पर्सन शूज एंड जस्ट एम्पथाइज, अंडरस्टैंड ईच अदर लाइक द वे यू सेड. Also, एक और होता है कि you know, if your goals are only about yourselves, the tendency then is to look a little more inwards. If you feel no, you want to do something that's socially relevant beyond yourself, then it's easier to overcome. A little bit easier to overcome differences when they arise, and they arise everywhere. रिपीटेडली. तो क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट यही है, जो आपने अभी बोला ना कि इतना मैनेज करते हुए एक्सेलेंस टेक्स अ बैक सीट. मुझे तो कहीं नहीं लग रहा इट हैज़ टेकन अ बैक सीट. या इन जनरल मैम डोंट यू थिंक कि वो तराश दी जाती है विथ प्रैक्टिस, द एक्सेलेंस दैट वी से कि शायद कहीं छूट जा रही है, बट आप इतना कुछ मैनेज करते चल रहे हैं कि समय के साथ आप केवल बेहतर हो रहे हैं और कुछ नहीं. नहीं, कई बार देखो, like my husband used to say 20 years ago you should do a book. It took me 20 years to do the book. So because to combine everything is not easy. You're working journalists, and therefore to take out time. It's because of COVID I've done this book, How Prime Ministers Decide. और उस समय I'd done lot of interviews, I'd done preparatory work, but during those 2.5 years, my life was, my husband had brought down the computer table from the study to our bedroom because my night day was all mixed. So come meri neend khulegi, and I'm energetic enough, could be at night, and he was very tolerant about that. So my computer table, 4 foot dur the bed, and 10 feet far away is the dining table. And that was my life. That triangle was my life for 2.5 years, where I lived intensively with these prime ministers and their decisions. And it's a book writing is a very different experience. मैं पहले सोची थी it must be like 2000 आर्टिकल कर दो तो हो जाएगा ना. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. You live through those processes very, as I say, very intensively. But it has been a worthwhile exercise. पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली एक बीट या एक इंटरेस्ट ऑफ सॉर्ट्स कैसे बना? क्योंकि जो स्टोरीज आपने बताई, एक किसी के हक की बात हो गई, एक रेप विक्टिम की बात हो गई, बट आपको जाना जाता है एज दिस जाइनॉर्मस पॉलिटिकल एनालिस्ट कमेंटेटर. ये कब था? ये इंटरेस्ट आपका हमेशा से था, और डिड इट हैपन वन फाइन डे एंड यू रियलाइज कि नहीं, दिस इज व्हाट आई थिंक गिव्स मी द किक एंड आई वांट टू परस्यू इट? When I was doing civil rights reporting, I would read political articles. Like I remember H.K. Dua, who later was the editor of several papers. And I used to be fascinated कि behind the scenes क्या होता है decisions में. I would read him and several others, of course. And the more I looked at civil rights, the more I realized that politics permeated every area. And that was the thing to learn about. So when I shifted from the Statesman to the Indian Express, I was given what was called Jan Morcha. VP Singh had just come out of Rajiv Gandhi's government and revolted, and there was a group that had joined him. और क्योंकि छोटा सा group था, I was a newcomer, so they gave me Jan Morcha. Within 2.5 years, VP Singh became the Prime Minister of India, having replaced Rajiv Gandhi. So it was a great opportunity for me, and I covered VP Singh era very intensively, and my book has 15-16 hours of interviews with him after he demitted office. So, and that was the start of the coalition era at the center. Of course, there had been an earlier experiment with the Janata Party for 2.5 years, from 77 to 80, when Indira Gandhi came back. So that coalition era is what I had a chance to, on a daily basis, to look at closely. And the rise of the regional parties, the rise of BJP, the decline of the Congress, coalitions coming into being, and then of course in 2014, the rise of Narendra Modi. कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग. हम वाटरशेड मोमेंट की बात करते हैं तो दैट इज़ वन एरा. व्हाट एज पर यू इज़ अ वाटरशेड मोमेंट इन पॉलिटिकल सीन में, इफ वी टॉक अबाउट इट?
और जिसने आपको, इट वॉज ऑ इंस्पायरिंग फॉर यू कि ये क्या ही है, एंड ये इसके आफ्टर इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा ओवर द ईयर्स एंड इट वोंट स्टॉप. डिड यू फील देयर वाज एनी मोमेंट like that? See, again, is something I've documented in the book. Rajiv Gandhi's rise, I remember, he burst on the Indian scene like a hope of the future of India. 40 साल के थे, प्रधानमंत्री बन गए. माँ के सामने, इंदिरा गांधी के सामने बहुत प्रॉब्लम्स थी जिससे वो जूझ रही थी. इन्होंने आते कट करके सॉल्व करना शुरू कर दिया. असम प्रॉब्लम, पंजाब प्रॉब्लम, मिज़ोरम प्रॉब्लम, वोटिंग एज को लोअर कर दिया 80, रीचिंग आउट टू द यूथ, technology missions. He wanted to take India into the 21st century. And then came this judgment, Shah Banu judgment, about an old woman in her 60s, 5 children, husband gave her, another wife, gave her triple talaq, and after a while she asked for maintenance. Yes. और कोर्ट ने रूल किया मेंटेनेंस ऑफ 179 rupees princely sum to be given to her every month. And there was a bawal in the country. Muslims said interference in the personal law of the community. They hit the streets as they had not done before. Then to please this Rajiv Gandhi, who was, so futuristic and was supportive of Shah Banu, and that she should get this, was suddenly buffeted around. And he decided, okay, under pressure from leaders in the party and the people who would come out on the street, that he would go in for a law to undo that judgment. अब ये जब decision सामने आया, the Hindus were up in arms. This is appeasement of the minority. The word appeasement came into the political language at that time. Then he decided, at the instance of his cousin, who was number 2 in the government and very powerful, Arun Nehru, that you should, get the locks at the Babri Masjid open, and Hindus can have direct worship of the deity there, which had been placed there in 1949. उसके बाद ताले लग रहे. तो Rajiv Gandhi got this done. He thought इनको भी खुश कर देंगे, उनको भी खुश कर देंगे, मामला सलट जाएगा. He pleased neither. Neither, exactly. And as a result, to cut a long story short, because I've talked about, revolt within the party, VP Singh coming out, many things, Bofors, and many things happened. But in 1989, his record majority of 414 Lok Sabha seats, unprecedented, unbroken till today, was down to 197. And so it was clear कि ये जो I traveled through UP, after these decisions were made, and there was so much communal conflict that had been generated in the villages, right down to the village. इससे पहले communal color नहीं था, उतना नहीं था, इसे देखने को नहीं मिलता था. And one realized that this decision will have a long-term impact. And as it turned out, for the next 3 decades, it was to influence the politics. So also the demolition of the Babri Masjid in Narasimha Rao's time. That's 6 December 1992. And there is theories go on even today. Did he allow it to happen? Was he complicit in that decision? And so on. So that was also a decision that ultimately he managed to rein in the forces for a while he was in power, but it gave an impetus to Hindu nationalism in a way which had not happened and led to the rise of the BJP. So these were some of the decisions, all decisions. VP Singh ka Mandal decision, giving reservation to OBCs in government jobs. Look at the way it has altered Indian politics. Today you have an OBC Prime Minister. You've had OBC chief ministers, the coalition period that I talk about. Yes. This was 1990 that Mandal decision was taken. Mandal is equal to affirmative action for OBCs. Yes. It has thrown up OBC leaders who've headed their states. Mulayam Singh Yadav, Lalu Yadav, Akhilesh Yadav, Uma Bharti, Ashok Gehlot,
Bhupesh Baghel. I mean, the list is in Kalyan Singh. They've headed their states, and it's thrown up a new leadership. So a decision which I think he made, he was initially not for Mandal, he made to save his beleaguered government, actually has had this kind of an impact in the country. So I think all major decisions, I would say, have had a very fundamental, very long, what do you call, far-reaching. A pivotal role to play. जैसे pan out की चीज़ें बाद में हम लोगों ने कास्ट के रिस्पेक्ट में बात की. I'll come to the women leaders now. Any particular leader that you want to talk about? ये tragic कहानी बहुत amazing, बहुत ही खूबसूरत रही है. It's very interesting and it moved you as somebody who covers politics. कि interest मेरा है कि इस leader की कहानी बहुत बहुत उम्दा है, अच्छा लगता है या इंस्पिरेशनल ऐसी रही. जैसे मैं पर्सनली आपको बताऊं, जयललिता जी को अम्मा बुलाते थे कि केवल सोशल वेलफेयर स्कीम डिलीवर नहीं की, डिग्निटी दी उनके साथ. तो वो आइकन है आज की तारीख में भी. समबडी दैट यू वांट टू रेफर. You know, I think if you go to, I am fascinated by Indira Gandhi. Of all the prime ministers I've covered, I don't say, people ask me who is the best prime minister. I cannot answer because there's a good part and the bad part of each prime minister. But I'm fascinated. The word I use is fascinated. Here is this woman who was called the Gungi Guriya by her opponents, Ram Manohar Lohia. She was called this Chokri by Morarji Desai, her rival. She was called this old witch by Nixon, US president. This woman got the better of her opponents. Yes, from Gungi Godiya to the Iron Lady of India. Durga, as she was called by Atal Bihari Vajpayee. हालांकि उन्होंने बाद में deny किया था, but people who were at that meeting say he did say it. But that apart, so it is very fascinating. Her political timing, her political courage, the influence of her father, her mother in her life, all that is a very interesting story, huh? And how she got the better of the Janta men. In 1977, 2.5 years she was back in power, using Cham, Dam, Dand, Bhed, and with a record majority. So that is a fascinating thing. तो अगर आप देखिए ना, ये मजमा फिनोमेनन जो मैं कहती हूँ, मायावती, जयललिता और ममता बनर्जी, इनमें से तीनों में से कोई भी पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते हैं. और पहले जो मायावती और जयललिता हैं, उनके मेंटोर्स थे. कांशीराम बीएसपी जिन्होंने शुरुआत की थी, वो मेंटोर थे. उनकी वजह से वो आगे बढ़ी और सीएम बनी 1995 में. तो जयललिता को भी एमजीआर ने प्रोत्साहन दिया, तो वो भी आगे आई. उनकी डेथ के बाद बनी, लेकिन प्रोत्साहन, उनकी लीडिंग लेडी मानी जाती थी फिल्मों में. अगेन बहुत हिम्मत वाली थी और वो कानून पढ़ना चाहती. मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था. 12वीं तक पढ़ी, क्योंकि उनको उनकी माँ, मतलब फैमिली के कंडीशंस ऐसे थे कि पढ़ाई नहीं कर पाई वो आगे. लेकिन शरद पवार ये कहते थे उनके बारे में कि वो 5-6 लोग जो देश में है ना, जो कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, समझने की उनमें क्षमता है, उनमें से एक जयललिता है. मतलब कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को वो समझ पाना, पढ़ी लिखी फॉर्मली नहीं थी. आपने जो कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको बहुत इज्जत करते थे. मैं तमिलनाडु जाती थी तो बहुत ही होशियार ब्यूरोक्रेट्स हैं तमिलनाडु के, लेकिन ये बहुत इज्जत करते थे. और जो मिड डे मील है उसको तो हर पार्टी ने आगे किया है, जिसकी वजह से एक अलग ही कल्चर बना है वहाँ का. लेकिन जयललिता का भी उनका मेंटोर थे एमजीआर, जिनकी वजह से वो सामने आई. एक शख्सियत है, एक महिला है जिनका ना पॉलिटिकल फैमिली थी, ना कोई मेंटोर, वो है ममता बनर्जी. और कैसे उन्होंने 2011 कैसे वो कांग्रेस से अलग हुई, 1997 में अपना तृणमूल कांग्रेस बनाया, लेफ्ट को आड़े हाथ लिया, और 2011 में 33 साल से लेफ्ट पार्टीज रूल कर रही थी बंगाल, उखाड़ दिया और पावर में आई हैं. और उनका ब्रांडिंग आप देखिए, अगर मतलब गरीब तबके से आती हैं. उनके फादर एक लोडर होते थे, दूध ब्राह्मण है लेकिन गरीब रैंक से आई हुई हैं.
तो अब मतलब वाइट बॉर्डर्ड साड़ी, रबर की चप्पल, दो रूम के कमरे में आज भी वो रहती शी लिव्स इन द एंसेस्ट्रल पुश्तैनी मकान में रहती हैं आज भी। बिल्कुल। हाँ। और वही दो रूम का जो मकान है, तो एक इमेज उन्होंने बनाया है। पर किस तरह से, और मुझे याद है एक बार उनको लेफ्ट वालों ने मारपीट हुई थी और वो पार्लियामेंट के अंदर व्हील चेयर में उनको लाया गया था। मतलब ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना, वो भी उसमें भी बहुत माहिर हैं। और कैसे भाजपा कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हम बंगाल को कैप्चर करें, फिलहाल उन्होंने रोका हुआ है। तो दिस मजमा मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिनन था। इन तीनों का सुषमा स्वराज का जो ओरेटरी थी, 25 की उम्र में वो बनी MLA इमरजेंसी के बाद। और मुझे याद है मैं एक छोटी कहानी बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब वो गांव में उस समय कैंपेन करती थी ना, तो हाउ शी कम्युनिकेटेड, गांव की महिलाएं जो बैठी हुई हैं। आपने कौशल्या का नाम सुना है? यहाँ इस गांव में कौशल्या है, हाँ, सुमित्रा है, हाँ, केकई है किसी का नाम। पीपल वुड से केकई कैसे हो सकता है? यू नो थिंक, ये महिलाएं सोचती थी। मैं बताती हूँ क्यों नहीं है। केकई ने अपने बेटे के लिए रामचंद्र को वनवास भेज दिया। मतलब वो इमरजेंसी का कंपैरिजन कर रही थी। इंदिरा गांधी ने अपने बेटे के लिए देश के बेटों का वनवास कर दिया, और द पेनी वुड ड्रॉप। women अंडरस्टूड ये क्या क्या रही हैं इमरजेंसी के बारे में। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव स्पीकर थी। और जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, हालांकि 40 दिन के लिए थी, जो बहुत ही मुश्किल काम दिया गया था। आई रिमेंबर दिस वन सेंटेंस जब वो बोलती थी कि दिल्ली की CM बनी थी, मैं जागूंगी और दिल्ली सोएगा। दिल्ली सो सकती है क्योंकि मैं जाग रही हूँ। हाँ, you're right. So she was also again without a political family, and I think she went too early. That is actually, it was very sad. Her passing was very sad. मैम, सुषमा मैम की बात हम कर ही रहे हैं, तो आई विल टॉक अबाउट दिस। जो शैली रही, जिस तरीके से काम किया, ऑन ग्राउंड बहुत एक्टिव रही, कि प्याज की होर्डिंग भी रुकवाई, छापे मारे गोडाउन्स में, पुलिस स्टेशंस में, कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे। उसके बाद जो उसका आफ्टर इफेक्ट था वो उतना पुख्ता दिखा नहीं, बिकॉज इलेक्शन शी लॉस्ट। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न? क्योंकि हम लोग कंप्लेन तो बहुत करते हैं कि ये केवल कुर्सियों पे बैठे हैं, ये उतर के हमारे पास आते नहीं हैं, बात सुनते नहीं हैं, पर कोई था जो ऑन ग्राउंड काम कर रहा था, जिनके बारे में हम मूवीज़ में देखते हैं, या कहा जाता है कि शायद ही ऐसा होगा, ये कहाँ ही होता है, वो असल में हो रहा था। फिर भी उसका असर आपके नज़रिए में क्यों नहीं पड़ा वोटर्स पे? क्योंकि 40 दिन में आप क्या ही कर सकते लेंगे? हैं? टाइम कितना। और मुझे लगता है कई लोगों की थियरी ये थी, पता नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से उभर रही थी, बहुत अच्छी वक्ता थी। एक एफर्ट था पार्टी के अंदर, थोड़ा साइडलाइन कर दीजिए इनको। और क्या ये एक इसीलिए दिल्ली भेजी गई, क्योंकि चुनाव तो हो ही रहे थे दिल्ली में। आप क्या जादू कर लेंगे उस समय। खैर, पर अगेन शी वाज सेंट टू बेलारी। वहाँ भी 3 हफ्ते में मतलब शी मेड अ मार्क। हालांकि सोनिया गांधी जीती थी। तो खैर, दीज आर ऑल विमेन हु आर जिनको हम बहुत इंटरेस्ट से जिनके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मुश्किलों के बावजूद हिम्मत के साथ वो आगे आए। And came out with flying colors. हाँ, एंड मुझे लगता है, जैसे मैं आपको पहले भी कह रही थी ना, कि ये जो अमेंडमेंट्स हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से महिलाओं को लोकल बॉडीज़ में लाया गया, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड ग्राम पंचायत्स में, उससे आज एक बड़ा तबका, एक बड़ा पूल तैयार हो गया है महिलाओं का, जो कि लोकल गवर्नेंस के इश्यूज़ को देख रही हैं। अब टाइम आ गया है कि वो MLAs MPs बने बड़ी तादाद में। अब ये विमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हो गया, लेकिन डीलिमिटेशन से लिंक हो गया है। अब डीलिमिटेशन अपने आप ही, आज सुबह हम ये डिस्कस कर रहे थे, आप बता रहे थे मुझे। हाँ, डीलिमिटेशन अपने में ही
हॉट पोटैटो है, साउथ इसके खिलाफ है। कब ये पारित होगा कि नहीं? कहते हैं कि अगले साल सेंसस हो जाएगा, 27-28 में डिलिमिटेशन होना चाहिए, पर साउथ उसके खिलाफ है। उनको लगता है हमारी सीटें कम हो जाएंगी, नॉर्थ की सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। तो क्या ये उस चीज़ में फंस गया है? क्या 29 में भी हो पाएगा, 34 में भी हो पाएगा? खैर, ज़रूरत है पार्टियों को अनफ टिकट्स देना महिलाओं को कि पॉलिटिक्स में आके अब वो दिखाएं कि वो क्या कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैं मानती हूँ, मैं कई बार ये कहती हूँ, दिस सेंचुरी विल बिलोंग टू द वीमेन ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलरली टू द यंगर वीमेन ऑफ इंडिया, क्योंकि इतनी ऊर्जा है वहाँ कि अगर आपने उसको टैप कर लिया, वी विल ट्रांसफॉर्म दिस कंट्री। I have no doubt. Women are, they'll do things conscientiously. They are new converts to thing. Exam results में हो, किसी जगह भी आप देख लो. And because they have to make a mark, they have to prove themselves. और वो कर रही हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर पब्लिक लाइफ में आप उनको मौका देंगे तो things will be very different. मैम, अंडर रिप्रेजेंटेशन का और जागरूक होने का, अवेयर होने का अबाउट अ डोमेन जिसमें हम कह रहे हैं कि औरतें कम हैं, वो इट गोज़ हैंड इन हैंड, साथ चलता है वो। तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि आज 8 मार्च को वुमेंस डे पे जो लड़की ग्रेजुएट होकर निकल रही है उसको एक MP MLA ज़िला अध्यक्ष बनने में कितना समय लगेगा, क्यों लगेगा, तो व्हाट विल यू से? बहुत समय लगेगा आज, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा। पहले तो उसको परिवार वालों से जूझना पड़ेगा। पैसा है नहीं, आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, पॉलिटिक्स इज द डर्टी गेम। मान लीजिए वो चीज़ पार कर ली, फिर पार्टी कहेगी ये विनेबल है, इसका कैंडिडेचर जीत पाएगी कि नहीं, उतना पैसा नहीं है उसके पास जो कि पुरुष के पास होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इक्वल चांस भी है ना, तो उनको किनारे कर दिया जाता है। And only women who belong to political families वही सामने आ पाई हैं अधिकतर। ममता बनर्जी इज एन एक्सेप्शन एंड ममता herself encourage कर रही है महिलाओं को लाने के लिए। तो उनका सफ़र बहुत मुश्किल है, पॉलिटिकल सफ़र बहुत मुश्किल है, अनलेस द पार्टीज डिसाइड, कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि इनको हमें लाना है। आई टेल यू क्यों होगा ये। क्यों है कि आतिशी वहाँ थी एज CM, बहुत छोटे समय तक रही। हालांकि स्कूल्स में जो रिफॉर्म हुए गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें आतिशी का बहुत बड़ा योगदान था। और भाजपा को रेखा गुप्ता को लाना पड़ा क्योंकि आतिशी का काउंटर है, काउंटरपार्ट। और उसमें RSS का भी हाथ है, BJP का भी बिल्कुल उसमें हामी थी, दे वांटेड इट। सो विमेन आज सिर्फ लाभार्थी नहीं होने जा रही, लाभार्थी हैं, सब पार्टीज कह रही हैं हम ये दे, 2500 दे रहे हैं, 2100 दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, महाराष्ट्र में कुछ है, हर कोई दे रहा। आज लाभार्थी इज़ नॉट गुड इनफ, आपको उनको लीडरशिप रोल में लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है ग्राउंड से ही आवाज़ आएगी। You can delay this process, you will not be able to reverse it. Or stop it for that matter. Or stop it. ममता बनर्जी की जब हम बात करते हैं, अभी आप बोल रहे थे कि शी इज़ दी ओनली एक्सेप्शन अगर पॉलिटिकल डोमेन की बात करें। मैम, ऐसा है क्या कि जो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्योंकि उनके इतना मुश्किल है टू मेक इट बिग, कि वो एक तरीके से परमानेंट हो जाते हैं जब वो पहुंचते हैं वहाँ पे। रिलेटेबिलिटी फैक्टर इतना स्ट्रांग होता है, लाइकेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम में से बीच में से उठ के कोई पहुंचा है वहाँ पे, या मैं कुछ गलत समझ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सैम्पल साइज है ही नहीं, एक ही इंसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कितनी सही कितनी गलत हूँ मैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल सही हो। देखो, मैं कई बार सोचती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बन गई, हालांकि इट्स अ फिगर है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। अगर मैं आज टीनेजर होती बस्तर में, as if I was a young woman in Bastar or any tribal area, what would I be feeling? मैं भी उस जगह पहुंच सकती हूँ ना। पॉसिबल है, पॉसिबल, मुमकिन। वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो एस्पिरेशनल रेवोल्यूशन जो हो रहा है ना, महिलाओं में हो रहा है, दलितों में हो रहा है, OBCs में हो रहा है, और इसकी वजह से ये जो चीज़ है ना, यही हमारे देश को मजबूती दे रही है। पर एक जगह आके ठहर जाता है, और मैं केवल औरतों के लिहाज से बात नहीं कर रही हूँ,
कोई भी इंसान जो हम्बल बैकग्राउंड से है ना और अथा एस्पिरेशनल है, उसको या तो पहले तो ये बोला जाएगा तुम्हें हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि तुम जितनी चद्दर है उतने पैर पसारो, क्यों तुमको सोचना है बड़ा बड़ा। और अगर वो हिम्मत कर रहा है, जरूरत कर भी रहा है, लड़का लड़की कोई भी हो गया, तो मैम एक पॉइंट पे आके ना वो है, एक ग्लास सीलिंग भी नहीं है, वो ग्लास डोर भी नहीं है, वो ओपेक इतनी मोटी दीवार है, उसको पेनिट्रेट करना मतलब इट कम्स, सॉरी थोड़ा शायद एंगर दिख रहा है, इसमें फ्रस्ट्रेशन है। दिस इज ट्रू बिकॉज जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, वो इतनी फॉर्मिडेबल है ना, इतनी बड़ी हैं, लेकिन आज लोग हैं देश में जो उनको पार करने की क्षमता भी रखते हैं, मुझे तो ये लगता है। और क्योंकि एस्पिरेशन है, तो आपको अगर छोटा सा भी मौका मिलेगा ना, इस दरवाजे के अंदर चले निकल जाओगे आप, तो आप यू विल गो थ्रू। So I'm an incorrigible optimist. One should be. How else will we be aspirational? क्यों? वरना कौन ही देखेगा सपने? उस पॉजिटिविटी को रख के तो हम सोचते हैं कि नहीं कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं से उठें, कहीं चलेंगे, बिकॉज और लोगों ने वो एग्जाम्पल सेट कर दिया। एज इब्राहिम लिंकन सेड, मैं वर्बटिम तो कोट नहीं कर पाऊंगी कि कोई और कर चुका है, इट इज़ एग्जाम्पल इनफ एंड प्रूफ इनफ कि हम भी कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड एक सवाल है मेरे मन में कि जब ऐसे लीडर्स की बात आती है, मैं महिला लीडर की मैं वापस आती हूँ उस पर, कि जजमेंट आता है थोड़ा कि कैसी है, कैसा रहेगी। जैसे इंदिरा गांधी, डिस्पाइट बीइंग द डॉटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, शी हैड सो मेनी पीपल की कमेंट्स चल रहे थे, गूंगी गुड़िया बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, फलाने पर सब बुला रहे हैं। क्यों ऐसा है कि एक सर्टन लेंस जो है, जो जजमेंट वाला है, वो एक लड़की के लिए, मैं गलत भी हो सकती हूँ, सी आई एम नॉट बीइंग बायस्ड हियर, बट पर्सनल एक्सपीरियंस से शायद वो लेंस डेवलप हुआ है मेरा, कि वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा ऐसे हिलने वाला नहीं है, वो थोड़ा अडिग सा है वो लेंस, कि कर पाएगी, कर लेगी, कर लिया तो कोई तो होगा पीछे, कैसे है क्या नहीं है। और अगर लीडर है या पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन पे है, चाहे वो IPS ऑफिसर्स हो गई, IAS ऑफिसर्स हो गई, कि दबंग है तो भी दिक्कत है, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू बी अ मैन, दब्बू है तो भी दिक्कत है क्योंकि औरत है, क्या ही कर लेगी। तो कैसे, मतलब आप कैसे देखते हैं इसको? और प्लीज़ करेक्ट मी, आई रियली वांट टू बी करेक्टेड इफ आई एम रॉन्ग हियर, कहाँ कुछ गलत जा रही हूँ मैं, या आई एम बीइंग वेरी रिजिड अबाउट समथिंग, क्योंकि शायद नो, बट दिस इज अ रियलिटी, ये यथार्थ स्थिति है जो आप कह रही हो। क्योंकि एक व्यू रहा है ना कि महिला की जगह घर में है, बच्चों को देख रेख, पहले परिवार उसका दायरा है, परिवार दोनों का दायरा है, हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए, और उसी तरह उसको भी उतना हक है करने का। आज तो ये माना जाता है, एजुकेशन पे तो किसी को वो नहीं कि मैं लड़की को एजुकेट नहीं करना, बहुत कम कम्युनिटीज़ होंगी वो जो नहीं चाहती हैं, सब लोग चाहते हैं। तो आई मस्ट टेल यू दिस स्टोरी। वॉल सिटी में, हैदराबाद में, इलेक्शन के दौरान मैं गई थी, ओवैसी का एरिया है, और वहाँ फिर आई डीलिंग उनके साथ मैं चल रही थी, आई डीलिंग माई सेल्फ एंड आई वेंट इनटू होम्स। तो वहाँ एक घर में 4 जनरेशन्स थी महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की। दादी मस्ट हैव बीन ऑलमोस्ट 100। अच्छा। एंड जो उसके ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स वर टीनेजर्स। एंड मैंने उनसे पूछा, सारी खड़े हुए थे कमरे के अंदर, मैंने पूछा आप मुझे बताओ आप क्या चाहते हो अपने ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स के लिए। एंड आई वाज सो सरप्राइज उनका जो जवाब आया। क्या कहूँ? मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैंने सोचा ये ओल्ड मुस्लिम वुमन कहेगी इनकी शादी अच्छे घर में हो जाए, इनका घर बच जाए, बच्चे फले फूले, यू नो द नॉर्मल होगा। नहीं, मैं चाहती हूँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। सो ये एस्पिरेशन ऑलमोस्ट 100 ईयर वुमन की है, सिर्फ उनकी नहीं है, उनकी तो एस्पिरेशन है। मैंने जैसे आपको बता रही थी ना, ये छोटी लड़की मुजफ्फरपुर के पास गांव में, जहाँ मैं आई गॉट इनटू कॉन्वर्सेशन विद हर, एंड उसको स्कूल से निकाल लिया था। उसका पिता बहुत पीते थे, माँ को काम करना पड़ रहा था, छोटे बच्चों जो थे उनकी देखभाल ये करती थी। तो मैंने उससे कॉन्वर्सेशन में पूछा आप क्या करना चाहते हो, होगी 9-10 साल की, बाकी कॉन्वर्सेशन कर रही थी, बट इस सवाल का जवाब
चुप, एकदम चुप। मैंने कहा जब मैं इस तरीके से पूछूं, उस तरीके से पूछूं, तो 10 मिनट के बाद उसने एक शब्द मुझे कहा जो मेरे बिल्कुल जहन में घुस गया। उसने कहा कंप्यूटर। उसको जो भी क्लास की थी उससे निकाल लिया गया था, पर उसका सपना क्या था? कंप्यूटर्स करना है मुझे। उसको इतना छोटा भी मौका दे दोगे ना, फटेगी। फटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी भी लोगों से मिलते हो, जाते हो। 4 डेकेड्स का इतना लंबा इलस्ट्रियस करियर, बहुत बढ़िया मैम। इतना जब हम अचीव कर लेते हैं, अगेन वो कम शायद एक्सपीरियंस की वजह से मैं कह रही हूँ कि लथार्जिक होने के, आलसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम थोड़े ऐसे सेल्फ सेटिस्फाइड, कंप्लेसेंट भी हो जाते हैं। आपको थोड़ा क्लीशे बट नॉट सो क्लीशे क्वेश्चन है, व्हाट कीप्स यू गोइंग? कि नहीं अभी भी करना है वही। I don't know what the answer is. I like it. मुझे पत्रकारिता और बाहर जाना जो आप कह रहे हो ना, मुझे somewhere I have to connect with people for ideas to start to come. कईयों को पढ़ने से आते हैं, कईयों को पढ़ने से भी very important, लेकिन मुझे लोगों से बातचीत करने से आते हैं। और जिस तरह से लोग बोलते हैं ना, किसी ने मुझे महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में कहा बिफोर द रिजल्ट केम, एंड आई वाज आई सेड क्या हो रहा है यहाँ महाराष्ट्र में, कौन जीतने वाला है? उसने एक शब्द बोला, कटाकट। मतलब टक्कर है, कटाकट। एंड आई लव दैट फ्रेज। अब आप जाओ ना, लोगों से बात करो, द फ्रेजेस आर सो कलरफुल एंड द वे पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स। सो एंड द ट्रूथ इज दैट आई हैव लर्नड अबाउट इंडिया थ्रू माई पत्रकारिता, and there is every day something new to learn. As I said, it's such a rich, diverse country of ours. और कैसे इसको, इस डाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जाए, इसको स्ट्रेंथन किया जाए, दैट। और मैंने किताब में मेरा एक निष्कर्ष निकला है ये 6 प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखने के बाद, और वो निष्कर्ष था कि इंडिया इज़ अ कोलिशन एज अ डाइवर्स कंट्री। It must be run like a coalition. चाहे आपकी brute majority, चाहे आपकी small majority, चाहे no majority, minority government. It must be run like a coalition because the last person must have a voice. And how to do that is our challenge. तो मुझे लगता है कि ये diversity is what interests me a lot when I go out. डाइवर्सिटी को पसंद करने के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने जिन लीडर्स की तारीफ़ की वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं। बहुत आसान होता है जब हम किसी से फैसिनेट भी हो जाएं, किसी का काम पसंद आए, तो एक बायस डेवलप होता है मैम, अच्छा लग रहा है। और इसके खिलाफ जैसे पॉलिटिकल डिस्कशन, आप ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि चाय की टपरी पे जो चर्चा हो रही होती है ना, उसमें वो एक दूसरे की मतलब परिवार पे आ जाएंगे, वो रिश्ते ख़त्म कर देंगे, दोस्त हैं 20-20 साल, सर फोड़ देंगे एक दूसरे का। तो ये कैसे, हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस, हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस कि मैं कांग्रेस और भाजपा अगर इफ दे आर बटिंग हेड्स अगेंस्ट ईच अदर, मैं दोनों लीडर्स के बारे में बात करूंगी एंड आई विल हैव माय फेवरेट्स बट आई विल स्टिल नॉट हैव देम। कैसे? I think that is what I think Patrikarita is all about. But it's not that anymore, sadly to say. It's not like that fully. I know बहुत लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम भी करते हैं। हाँ. पर इस पे मैम एलैबोरेट करेंगे तो हम जैसे और जो देख रहे हैं वो लोग बहुत सीख पाएंगे। वो ठीक बात है कि आपको हर एक का व्यू देना है, 2 साइड्स हैं। आज तो देश इतना पोलराइज हो गया है ना कि आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह, लास्ट टाइम मैंने मेट हिम बिफोर ही डाइड, लास्ट मीटिंग जो मेरी थी, उन्होंने ये चीज़ कही थी, इतनी जो कटुता आ गई है दोनों के रिश्तों में, opposition and government, that is not good for the country and democracy, which is very true. And I think आपको एक दूसरे को oppose करना है, लेकिन time comes when you should be able to have a talk with each other. Certain things need a consensus. This country can only be run by a consensus. That was what Vajpayee ji used to say, for instance. So कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी अलग अलग साइड के व्यू देना, ये हमारा, this is a fundamental रोल। आईना दिखाना, यस, मतलब ओपिनियन पीसेस आप लिख सकते हैं, हैमर देम, यस, बट व्हेन यू आर डूइंग न्यूज़ कवरेज एंड राइटिंग स्टोरीज, तब एकदम उसको मतलब यू डिस्टेंस योरसेल्फ एंड दे गेट नॉट ओनली मुझे एक्साइट नहीं करता है टू गेट अ स्कूप, टू ट्रिप समबडी, किसी से कहलवाना,
ये भी ट्रिप कर लिया उसको, बहुत अच्छा. I would like to draw out people, you know, and see what they have to say. That I find much more exciting, but that's maybe me, you know, what I would consider for myself a good scoop. लेकिन I suppose इतना competitive हो गया है प्रोफेशन, TRPs हैं, आपको सर्वाइव करना है, तरह तरह के प्रेशर्स हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. आई अंडरस्टैंड दिस. दीज कंपल्शंस आर देयर, बट इन कंपल्शंस के बावजूद अपनी कोर, एक पत्रकार के लिए सबसे अहम वैल्यूबल चीज़ है क्रेडिबिलिटी. उस क्रेडिबिलिटी को बचा के रखना और इस सीन को नेविगेट करना. इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ आपकी जनरेशन के लिए चैलेंजेस आर मच मोर देन वाज द केस विद फॉर अस. हमारे लिए क्लियर रोल था. आज मीडिया का रोल क्लियर नहीं है अपना. क्रेडिबिलिटी के चक्कर, अब आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी प्रिजर्व करके रखनी है, पर उसी क्रेडिबिलिटी के चलते तो पूछा जाता है ना, जो पुराने चावल हैं, वेटरन जर्नलिस्ट है, टू पिक अ साइड, आपको पूछा जाता है. हाँ, टू पिक अ साइड. सो व्हाट डू यू से? थैंक्स बट नो थैंक्स. No, you can. There comes a time when you do, you can pick a side if you feel, but you bat on the side of one as a journalist, then you better join them या or you do something else. But if you want to remain in the profession, तो आपको you'll have to be fair, and objective is a horrible word these days, but it's not a word that's valued. But I think try and do justice and be fair in the whole situation as much as you can. We are all humans, we all err. इस वे ऑफ ऑपरेशन के अंडर करंट्स में रीड हैविंग अ स्पाइन एंड फियरलेसनेस रहता है. द वे यू आर ऑपरेटिंग और द वे इट डजंट कम अननेचुरली टू यू. जैसे आप बता रहे हैं कि ये है, ये होना भी इसी तरीके से चाहिए. यू आर नॉट शॉक्ड अबाउट इट. वी आर, क्योंकि हम वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं. पर वो फियरलेसनेस एंड हैविंग अ स्पाइन, एक रीड होना, स्थिरता होना और निडर होना. मैं केवल एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ कि आपने वो काम किया है. लाइफ में प्रोफेशनली इन जनरल कहाँ तक लेके जाता है आपको? कितना हेल्पफुल रहता है? देखिए, हो सकता है हेल्पफुल नहीं हो. टाइम में कम वेन्यू में, जैसे मैं कह रही हूँ, आज का नेविगेशन बहुत अलग है. And that's why I don't, you know, when I'm asked to comment on media, I don't like to do it. Because I know what the working journalist today has to navigate. It's not easy. It's not easy. And they're doing their best. You can expect, you know, you'd want them to do more and more and more. Yes. Keep the flag flying. Because मीडिया का रोल ही है आईना दिखाना सरकार को, पॉलिटिकल क्लास को, so that things get better. Very simply put. True. Can we move to the no, I have a question regarding this. वो back and forth होता रहेगा कि हम, क्योंकि वुमेंस डे कवर कर रहे हैं और बहुत उम्दा और जो कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल लीडर्स रही हैं, CMs रही हैं इन जनरल, उनके बारे में बात कर रहे हैं. आपने इन सबको बहुत करीब से देखा है. you've written about them, you've spoken to them. क्या आपको लगता है कि उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद जो थोड़े जनाना ट्रेट्स होते हैं आपके, जैसे एम्पैथी है, केयरिंग नेचर है, उनका कहीं ना कहीं हनन करना पड़ता है, उन्हें दरकिनार करना पड़ता है और उसको हटा के आप ऑपरेट करते हैं? तो दो सवाल यहाँ से बनते हैं. एक तो ये कि क्या ये ज़रूरी है हर बार, और दूसरा ये कि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक वॉनबी मर्द करार कर दिया जाता है कि वो ही ऑपरेट करते हैं इस तरीके से. असर्टिव होना कब से जेंडर स्पेसिफिक हो गया? आई कैन नेवर फैथम. दिस इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो. बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल है ये. व्हाट यू आर सेइंग, इंदिरा गांधी वाज कॉल्ड द ओनली मैन इन द कैबिनेट. And Nixon and Kissinger had once said, you know, we need people like Indira Gandhi in our setup. So Indira Gandhi had to be a toughie, right, to survive. Jayalalitha had to be tough to survive. And you know, वो cape पहनती थी हमेशा, and she would see people balcony से लोगों को address करती थी when she became powerful. And she wouldn't mingle in the crowd, because there were instances earlier जब उनको, you know, the crowds used to manhandle her and touch this kind her. of thing. And कसम भी तो ले ली थी उन्होंने, सॉरी काट रही हूँ बीच में, आफ्टर दैट मिसहैप
कि हाँ। आप घुसूंगी तब जब सीएम बनूंगी? 14 साल उन्होंने और ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी, if you remember. Anyway, so she was a toughie. Mamta is tough. Now the question arises, do you change your fundamental character as a result? Do you become, what are called female attributes? So I don't know how much of this is actually, this theory is true. Okay, men don't have the gentler attributes. They Men do. also have, They some men do. are very They do. gentle. They do. They do. What are called the feminine Feminine attributes. And maybe, there can need to be a more of an interplay in that. But do women who have to take tough decisions become like that? Or can they be tough in given situation And still remain feminine? still remain compassionate and caring and warm and humane? ट्रू ट्रू ट्रू। क्या ये संभव है? क्योंकि कंपैशन मैम, अगर टफेस्ट मेल लीडर्स को भी आप लेंगे ना, पॉलिटिशियंस हो गए, अगर वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस भी हैं, बहुत असर्टिव भी हैं, बहुत पक्के भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर का इंसान मर जाता है, कंपैशन तब भी रहता है। ये सवाल, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सवाल हम कभी किसी आदमी से नहीं पूछेंगे कि क्या आपके अंदर का सॉफ्टनेस जिंदा है, क्योंकि आप बहुत सही से ऑपरेट करते हैं ना पूछेंगे professionally। कि महिला से पूछेंगे ना, अच्छा ये महिला लीडर है, इसने महिलाओं के लिए किया क्या है, बताओ ना। आप पुरुष से पूछेंगे कि आपने पुरुषों के लिए क्या किया है, कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा। नहीं। सो आप एक्सपेक्ट करते हैं महिलाओं से कई चीज़ें उनको लीडर होने की वजह से उनको करनी चाहिए, वो अलग सवाल है। दोनों ने क्या किया, एज एन MP क्या किया, मिनिस्टर क्या किया, वो वाजिब सवाल है। बट उनको पॉलिटिक्स में आना है, अगर आना है तो ये भी प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज़ एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन। आपने वो जजमेंट्स या कॉन्वर्सेशंस सुनी है जो और लोगों के बारे में जजमेंट थे? मतलब आई नॉट आस्क यू टू टेक नेम्स, पर इफ़ यू हैव समथिंग, सम एनेक्डोटल स्टफ विद यू कि किसी के बारे में कहा गया जस्ट बिकॉज शी वाज अ शी। I know, that's right. I will say, they will say that about women generally. बहुत आसान है जो आप कह रही है ना, कहना इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है, इसके बारे में ये है। It's for a woman, मैं तो I don't give much, I tend to dismiss this, कि ये तो कहा ही जाता है महिलाओं के बारे में। हाँ, इतनी थिक स्किन डेवलप कर चुके हैं, मोटी चमड़ी हो गई है कि ठीक है ये तो होगा ही। And इसीलिए when you judge them, and if as a political analyst you will judge them politically. लेकिन I now, as I've grown older, and this would apply to politicians in general, even doing my book, I do not demonize anybody. कि कोई अच्छा है कोई बुरा, to make those value judgments is very, I think, not, it's superficial. Unfair also, because it's so, the scene is so complex. जिसके, the pressures that come on them, the legacy they have, the baggage that they have inherited, the lobbies that are at work, the influence of caste, community, क्या उनको मद्देनजर रख के अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। It's not easy at all. It's very, very complex for us to say ये अच्छा नहीं किया, ये बुरा किया। हाँ। It's not to, और सत्ता भी तो साथ लेके चलनी है, जिन्होंने वहाँ पहुँचाया है उनका भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। So it's not an easy thing at all. It's not an easy thing, and that women के लिए it will apply even more. Not demonizing women, and being more understanding of women leaders. I have found myself, as I've looked much more deeply into it, while we have to judge our leaders and put them on the mat, I think, as I say, थोड़ा सहानुभूति आ जाती है। सहानुभूति ला रहे हैं तो एक आखिरी क्वेश्चन, ये इसी मुद्दे पे बात कर लेते, फिर मैं रैपिड फायर शुरू करूँगी बिकॉज मुझे टेल्स सुनने हैं। रैपिड फायर। तो फेमिनिज्म को लेके मिसकंसेप्शन, जस्ट बिकॉज उसमें फेमिन आता है, हम अज्यूम कर लेते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक ओवरपावरिंग मैन। बहुत लोग, और ये जो गल्फ एग्जिस्ट करता है ना, एक गैप है एक आदमी एक औरत के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है मिसकंसेप्शन में इट्स गेटिंग वाइडेंड। वो छोटा नहीं कर रहे हम गल्फ, हम इक्वालिटी की बात ही नहीं करते हैं। यू टॉक अबाउट असर्पिंग मैन, और आई जस्ट डोंट, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? एंड आपने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखी है फ्रॉम द एरा दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, और अब जो सीन है, क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी इंटरेस्टिंग रही? आपको लगा था कि नहीं एक पॉइंट पे ना
people had started understanding each other. समझने लग गए थे कि तुम्हारी ये दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ. अच्छा, तुम भी तो यार इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हो, यू बिकॉज तुम्हारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, ये मैं समझती हूँ. क्या उसमें कुछ फेरबदल हुआ है? या क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऐसा इतना सा है मैम, वही सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, मैं कंपेयर भी नहीं करूँगी यहाँ पे. बट हाउ डू यू सी इट? डू यू नॉट फाइंड इट सैडनिंग समवेयर? But I think huge changes have come. हाउ कम? Huge changes have come. Very obvious तो बहुत है. जैसे आप न्यूज़ रूम देख लो. अब जैसे हमारे ज़माने में कितने लोग थे, और मैंने स्टार्ट किया राइटिंग अबाउट वुमेन्स वर्ल्ड, रेगुलर कॉलम था. टुडे लुक एट द न्यूज़ रूम, इट्स more than half will be in national media groups. Of course, regional में उतना नहीं होगा. And very naturally, they don't even think about it. पहले मुझे जब when I came on, I was told by Kuldeep Nair wanted to hire me. He said, but we are thinking of an undertaking from women कि 3 साल तक वो शादी नहीं करेंगी because they use it as a waiting room for marriage. उसके 3-4 साल बाद उसी पेपर में मुझे जब इंटरव्यू किया गया, they said we want women because women are more hardworking, they are more conscientious. So look at the sea change even in those 3-4 years that have taken place. Today it's phenomenal. आप कौन सी बीट है जो आप नहीं कवर करोगे? साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, फॉरेन पॉलिसी, सभी तो कर रहे हो ना. वॉर, हर एक जगह आप जा रहे हो. दिस वाज earlier unthinkable. You will be sent for flower shows and to cover those kind of beats. University maybe, then it came crime be include kiya. So, and I think attitudes to women also have changed. That you can do anything. And you probably will do well. उसमें आप किसी चीज़ को आने नहीं दोगी as an impediment. So I think society, families, communities' attitude to women and their right to have equal rights, equal opportunities. This doesn't mean they become like men. Or should become like men. वो ट्रांसपायर नहीं करता. बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू वुमेन इन कमांड, हम लोग यूज टू नहीं है ना उनको देखने के. मैं भले एग्जांपल्स कम है, ये बहुत बार मैम कोट किया जाता है कि ना एक औरत है, उसको सीरियसली ले रहे हैं, चाहे वो एक सीनियर IPS ऑफिसर है, चाहे वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर है, अगर वो वहाँ पे है तो उसको सीरियसली नहीं लेंगे. और मैं केवल आदमियों की बात नहीं कर रही हूँ, आदमी औरत दोनों की बात हो रही है, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू सीइंग वुमेन इन कमांडिंग पोजिशंस या इंपॉर्टेंट पोजिशंस. ये 10-20 साल 30 साल पहले दिया जाता, मैं फिर भी समझती. अभी भले ही हैंडफुल हैं, बहुत कम एग्जाम्पल्स है, पर हैं. तो हम सीखना नहीं चाह रहे, या वो कंडीशनिंग ऐसी है कि उसे जाने में समय लगेगा? आप कैसे देखते हो? I think समय लगता है, समय लग रहा है, इंक्रीमेंटल है, लीप फॉरवर्ड नहीं है as you and I would like. वो सही है. So that is the pain with which we have to live. This is my right. मुझे आगे जाके मिलेगा, maybe. But for the moment, I have to take that half right and make the best of it. वो बात बिल्कुल सही है. But women in commanding positions have to be tough and firm. But that toughness and firmness should not be called male attribute. It can be, a woman can be as firm, as compassionate. Yeah. Because that is the attribute needed for that position. And not be problematic because she is like that. That's right. That's right. That is the challenge. Okay. तो रैपिड फायर शुरू करूंगी. आई हैव 2 क्वेश्चंस. अब आपका चॉइस है वो कि वो मैं अभी पूछूं या रैपिड फायर और क्वेश्चंस के बाद. आप यू डिसाइड. I leave it to you. I don't know what your rapid fire is. रैपिड फायर इज अबाउट आपका लाइक द कोर इंटरेस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स. Okay. CMs हैं, मतलब उनके बारे में वही है कि मैम आई विल टेक द नेम एंड यू टेल अस द टेल एंड व्हाट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट. Okay. तो we'll start with Sarojini Naidu ji and the women's contribution in Indian national movement. I think it was enormous, and it goes back to when the Secretary of State for India, UK के जब आए थे, if I remember right, 1917 में, and Sarojini Naidu had led a group of women to meet him. At that time when, the struggle was going on around the world, in the Western world, for women to be given voting right, women in India had spoken up. कि वोटिंग राइट होना चाहिए, एंड वी वांट टू हैव दैट राइट ऑन आवर ओन मेरिट, नॉट गिव अस रिजर्वेशन एंड कम दैट सॉफ्ट वे. उस समय 17 की बात मैं कर रही हूँ, 1970.
And Sarojini Naidu, of course, president of the party, and very amazing, you know, her contribution. But even Hansa Mehta, 14th, 15th अगस्त की रात को उस दिन जब राजेंद्र प्रसाद ये हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में she led a group of women, I think around 70 odd women, and gave the tricolor to Rajendra Prasad and said, it is in the fitness of thing that the first flag of independent India should be given to Parliament by the women of India. How nice. So, matlab, us samay, I'm just giving you, you know, the role of women at that time. Of course, Kamala Nehru, Nani Besant, ये सब नाम. Bhagini Nivedita. Yeah, There are tons of women that we can talk about. Tons of women that we have, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मैम जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं. इंदिरा गांधी जी, she fascinates you. Fascinating, Indira Gandhi ka. And of course, how she married against the will of her father. Even Gandhiji dissuaded her. And then she comes into politics, you know, first as the hostess of her father. She was estranged from her husband and becomes the president of the Congress party. And then she was the one who got Nehru to dismiss the left government in Kerala. She was the tough person. And of course, you know, this very famous thing she said, जब चंद्रभान गुप्ता यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने किसी को भेजा था इंदिरा गांधी के पास, और चंद्रभान गुप्ता was turning against her. And she knew this, and this UP leader came, and she did not even look up, अपना लिखती रही, and said, tell Chandrabhan Gupta, मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूँ. And so she could be, you know, this was again the toughness of Indira Gandhi, who felt she understood she understood power and the nature of power much more than her And father. how to navigate. Navigation की बात आप कर रहे थे शुरुआत तो navigate किया ना. Powers, she declared elections in 1977. There was no need for her to declare elections. She was fully in control of the situation. So people who analyze it say, was she more Democrat Nehru's daughter rather than dictator Sanjay Gandhi's mother? You know, they try and make a differentiation. But having gone out of power, then 2.5 साल में आपको आ जाना वापस साम दाम दंड भेद यूज़ करके, how she did that is a fascinating story. कैसे उन्होंने अपने opponents को demolish किया, जनता दल वालों लड़ तो वैसे ही रहे थे, उस सब का इस्तेमाल किया, and 353 majority लेके वो आई. So getting the better of her opponents. Of course, there was a moral, you know, what they call amoral politics का शुरुआत भी वहाँ से हुआ है. Power for the sake of power. Exactly. आप एक अमेंडमेंट लेके आए, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लूप होल्स थे, आपने उनको इस कदर अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया दैट यू हैड टू, मतलब यू हैव टू अमेंड इतने बड़े लेवल पे. उसके बाद मैम इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं हुआ है कहीं जहां हर एक आर्टिकल में पूरा अंडू भी नहीं हुआ. फिर 44th अमेंडमेंट आया, लेकिन जो उन्होंने किया कुछ चीज़ें उसकी रही. इट वाज अ वेरी फार रीचिंग, जुडिशरी को अफेक्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, मीडिया, you know, the fundamental rights being taken away, so many things that happened. उनका term extend कर दिया गया as prime minister and so on. That's another chapter, another side of Indira Gandhi that you see. So there was this Durga that helped create the new nation of Bangladesh, change geopolitical realities, face the United States, 7th Fleet, very courageous woman, Very political timing, and also there was the dark side of her rule, which, Yes. you know, it will take us a long time to live down that emergency rule. Yes. And then emergency rule and anti-Sikh riots 84, after her of course, yes. assassination. Another dark chapter which will take a long time to live down. So all that is true. As I say, with every prime minister, every leader, there is the flashes of wisdom
and there is the dark underbelly of politics that they represent. Simultaneous existence. दोनों चीज़ें. Of course, of course. बिल्कुल दोनों चीज़ें. सुषमा स्वराज. सुषमा स्वराज, मैंने कहा कि it would have been interesting to see her as the Prime Minister of India. A lot of people say that. So many people I've heard say that. Yes. She had something, and I think her life, opportunities, decisions, and मौके पे किस तरफ मुड़ी, all these things matter, you know. छोटे, you know, big doors swing on little hinges. Yes. That is the way politics work. But it, you know, I often think that India would have liked to see several people as Prime Minister and didn't get a chance to. Sardar Patel, L.K. Advani, Pranab Mukherjee. I think Sushma Swaraj is also one of one. them. Yes. Uma Bharti. Uma Bharti was an interesting OBC face that rose. As Chief Minister, फिर हटा दिया गया. Again, a career cut short. आगे एक हद तक आगे बढ़ी. पर मुझे लगता है अगर गंगा के क्लीनिंग में कुछ मार्क करती ना जो उनको दिया गया था, एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती. मुझे मालूम नहीं क्या उनकी कंपल्शंस थी, कॉन्स्ट्रेंट्स थे, लेकिन another career, a politician, political personality which didn't have the chance or whatever reason blossom करने का पूरा chance नहीं मिला. राबड़ी देवी जी. राबड़ी देवी सॉलिड, मतलब जैसे बनी लालू यादव ने बनाया, क्योंकि उनको हटना पड़ा. घोटाले में वो जेल गए. अब वो तो कैबिनेट में शुरू में तो बोलती थी अब मुझे जाके साथ का खाना बनाना है, you know. So she came from that kind of a, but towards the end very solid in the way people used to view her. अगर बिहार में शुरू में नहीं था ये, बाद में there was a so एक रोल एक एन मौके पे एक एन जैसे कहते हैं मोड़ पे एक रोल था उनका. राइट मोमेंट पे, मतलब वो जो यू वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने स्टेप इन किया. हाँ. और लालू यादव का रूल कंटिन्यू करता गया. ना आइडियली इट शुड नॉट हैव हैपेंड. दिस इज नॉट द वे टू डू थिंग्स. आई एग्री विद दैट. लेकिन दैट्स द वे पॉलिटिक्स इज वर्क. जयललिता. I never met Jayalalitha. It's one of my regrets. I never met her. But it was, I from a distance, admired some of the things she stood for. You know, again, her courage, her will, you know, to get on top of things. And administration उनका बहुत अच्छा माना जाता है, detail में. Yeah. And when bureaucrats praise you कि efficient हैं, that's a big compliment, and they used to do that. And then of course, as I say, Tamil Nadu में जो social welfareism आया है, और आपको फ्री में चीज़ें मिलती हैं. अक्रॉस इंडिया पैन किया, फिर वो वहाँ पहुँचा. अक्रॉस इंडिया किया है. और लोग कहते थे ऐसा नहीं कि आपको खराब जैसे चावल दिया जा रहा है तो भूसा नहीं है उसमें, साफ चावल मिलता था. मतलब there was a dignity attached to that giving. Even अम्मा जो कैंटीन्स, yes. मैं गई थी चेन्नई एंड मैं खाया हुआ है. मैंने 2-3 दिन अम्मा कैंटीन में खाना खाया. एकदम शाइनिंग स्टेनलेस स्टील की थाली होती थी. वो विमेन जो काम करती थी आपको 5 रुपए में देगी इडली या सांबर या चावल, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे. तो मतलब इट वाज डन विद डिग्निटी, नॉट क्या जैसे फेंकते हैं ना कि आप भिखारी की तरह हो आप खाने के लिए, ऐसा नहीं. सर्व वेल एंड सफाई से, और लोग आराम से बैठ के खाते थे. सो दैट पार्ट बहुत नोटिसेबल था वहाँ. महबूबा मुफ्ती अगेन mantle from father, very difficult situation in Kashmir. To make her way, to survive, बहुत मुश्किल उनका जो रहा है ना. मुझे कई बार लगता है कि उनके लिए भी आसान हो जाती थोड़ी चीज़ें ना. जम्मू एंड कश्मीर में रूल करना इतना आसान नहीं है, वो भी महिला के लिए, और अपनी जगह बनाना. मैंने उनको देखा जब मैं उनको फादर को मिलने कई बार गई मुफ्ती साहब को,
तो ये आती थी, पूरा दिन गाँवों में घूमती थी, अगर किसी की मौत हो गई, किसी की बीमारी हो गई, वहाँ सीधा भागती थी उन गाँवों में, और फिर आके प्रेस वालों से मिलना, कॉन्स्टेंटली मेहनत करती थी ये। तो किसी तरह उन्होंने भी पार्टी को खड़ा करने में उनका हाथ था। पर मुझे कई बार ये लगता है, आई विश उनको भी ज़्यादा टाइम मिलता और थोड़ी आसानी होती को। कई मुश्किल सिचुएशंस का, बहुत मुश्किल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। शीला दीक्षित जी? शीला दीक्षित तो बहुत ही मतलब उन्होंने तो दिल्ली को बदल दिया। अग्री। 15 साल, और मेट्रो, हॉस्पिटल्स, ग्रीनरी, क्या क्या दिया। दिल्ली याद करता है उनको। करता मैम। और कंपैरेटिव एनालिसिस उनकी वजह से जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो होता है। आज I भी come बात from this होती है place, तो I know. उनकी, याद होती है उनकी, और कि उन्होंने क्या क्या किया। And that's a good position to be in. How did you see her as a leader? I mean, not just केवल मैम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर मैं बात नहीं करूँ, एज ए लीडर जो ट्रैजेक्टरी भी रही उनकी, She was बहुत एक्सेसिबल थी। आप अच्छा। मिल सकते थे, बातचीत कर सकते थे चीज़ों के बारे में। और ये कांग्रेस टी में वो गई थी, आपको याद है कांग्रेस टी हट गया था, और फिर वापस आई तो अपनी जगह बनाना कांग्रेस के अंदर इतना आसान नहीं होता है महिला के लिए। हालांकि सोनिया गांधी ने उनको सपोर्ट किया था, और फिर कुछ करके दिखाना दिल्ली जैसी जगह पे। दिल्ली इज़ मिनी इंडिया, कॉस्मोपॉलिटन, हर तबके का के लोग यहाँ हैं, और हर प्रदेश से यहाँ लोग हैं। वहाँ अपनी पैठ जमाना आसान चीज़ नहीं है, और फिर भी उसमें खरी उतरी। जैसा मैं कहती हूँ, देश याद रखता है उनको, करता है। वसुंधरा राजे जी के बारे में भी आई वुड वांट टू नो। वसुंधरा राजे सुनिए। हाँ, वसुंधरा राजे जी भी जब गई तो पहली टर्म उनकी बहुत मुश्किल थी, मुझे मालूम है ये। महिला होने के नाते उनको जो चैलेंजेस, जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो आसान नहीं था। और वहाँ जगह बनाना, और फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि आप उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पाए। अब वो आ गया है कि धीरे 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 धीरे, पर मुझे लगता है उनका जो अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है, और कहीं ना कहीं पार्टी को उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एकदम किनारे नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। Anyone from the party is listening, of course, मैम बोल रही हैं तो प्लीज़ पे हीड, काट देना भाई से। सोनिया गांधी जी के बारे में आपने अभी रेफरेंस दिया, थोड़ा उनके बारे में भी I want you to end this rapid fire with throwing some light on her, and जब प्राइम मिनिस्टरशिप भी उन्होंने डिनाई की थी, उसके बाद भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटरेक्शन, एंड हाउ यू सी हर पॉलिटिकल जर्नी? देखिए, मिलती थी बिफोर कांग्रेस केम टू पावर, मैं काफ़ी मिलती थी उनको 2004 से पहले। फिर पावर में आई तो भी कभी कभार मिलते थे। तो हर व्हाट आई फाइंड कि माइनॉरिटीज़ को अपनी जगह मिलनी चाहिए। एक आर्टिकल ऑफ, जैसे होता है ना, कन्विक्शन था उनके लिए। महिलाओं के बारे में ये आर्टिकल ऑफ कन्विक्शन था, महिलाओं को आगे आना चाहिए। और अगर आप देखो, 20 साल कांग्रेस प्रेसिडेंट रहना और सरवाइव करना, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है कि पार्टी को एकजुट रखा। पार्टी बिखर रही थी जब वो आई, कहा जाता था कि ये कारण है उनको लाया गया। और फिर जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया, वो मैंने किताब में अपनी लिखा क्यों मना किया, तो देश ने पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट कर लिया। कोई बहुत कम, उससे कोई भी नहीं है जिसने प्रधानमंत्री को ठुकराया हो। और एक फॉरेन ओरिजिन महिला आज सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, रिस्पेक्टेड चेहरा है। एक छोटी उपलब्धि नहीं है। पर आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट बिकॉज वो एक फॉरेन ओरिजिन से आती हैं, मतलब शी हैपन्स टू बी इटालियन बाय ओरिजिन, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को अंडर प्ले किया जाता है? नहीं, मैं नहीं कहूँगी कंट्रीब्यूशन को पार्टी तो बिल्कुल नहीं अंडर प्ले करती है। जो हुआ, जो समझने में
चूक हुई या समझ नहीं पाए कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में कि जो ग्राउंड लेवल सेंटिमेंट, जो मैं कहती हूँ द हिंदुआइजेशन ऑफ हिंदू जो हो रहा था और अब से नहीं हो रहा है, 80 से हो रहा है, हाँ जी, उसको समझने में विफल रहे और उसके लिए आप एजेंडा नहीं सेट कर पाए। कांग्रेस अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पाई और देश के सामने एक विजन एजेंडा नहीं पेश कर पाई। वो उनका फेलियर है, वो क्योंकि नेतृत्व उनका था, उसमें मैं मानती हूँ। लेकिन पार्टी को एकजुट रखा, माइनॉरिटीज़ को एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जो कि कांग्रेस से हट गई थी बाबरी मस्जिद के बाद जो डेमोलिशन हुआ। और और बहुत ही चीज़ वेरी कॉशियस, बहुत प्रैग्मेटिक हैं। कई बार बोलती थी ये, मैं नेहरू की बेटी नहीं हूँ, जो इंदिरा गांधी से कंपेयर करते थे। आई एम नॉट नेहरूज डॉटर। शी वाज वेरी कॉन्शियस कि उनकी चैलेंजेस अलग हैं। तो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, सोनिया गांधी। कैन वी एक्सपेक्ट अ बुक? There are many books that have come on सोनिया गांधी। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी 2 सवालों से रैप करेंगे, देन वील ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। पहला तो ये टिप्स फॉर बडिंग जर्नलिस्ट्स लाइक अस, पहला आप बता सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इतनी खूबसूरत लंबी इंस्पायरिंग जर्नी आपकी, इफ़ द यंग नीरजा was in front of you, that young aspirational, please मैम, आई नो ये थोड़ा philosophical question है और थोड़ा emotional भी है, sentimental भी है, पर मैं सही में अगर वो है आपके सामने आज, तो आप क्या कहोगे उसको? pearls of wisdom की कुछ भी, और अगर आप नहीं आंसर करना चाहते इसे तो हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। But you know, तुम आपकी जनरेशन को आप लोग इतना कुछ जानते हो, आपके चैलेंजेस इतने, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, 24/7/365 लाइव स्ट्रीमिंग। हमारे ज़माने में सब कुछ नहीं था। मुझे 2-2 घंटे लगते थे सुब्रमण्यम स्वामी का स्पेलिंग कंफर्म करने में। आज सेकंड नहीं लगेगा, आपको पूरा एआई बता देगा, बच्चा जीपीटी के पूरा आपके ऐसे लिख देगा कि क्या है। मैं इंफॉर्मेशन के लिहाज से पूछ भी नहीं रही। ओके, सो आप यू हैव लॉट्स ऑफ टूल्स इन योर हैंड्स। If I was to say to a younger Nirja, I would say lage raho munna bhai. Just that. Keep at it. What you feel strongly about, what you feel inside you is the way to go. Keep at it. If you're convinced, keep going. Keep going. On that रास्ता note, निकलता ही है। That is so nice. On that note, I'll end it, क्योंकि आपसे तो बातें चलती रह सकती हैं। वो गागर में सागर वाला हिसाब है। हम लालची लोग बैठे हैं यहाँ पे। We would want to gain more and learn more from That's you. very nice of you to say so. Ma'am, that's very sweet of you to acknowledge it. I'm so honored. All of us are. So let's have the questions from the Okay. people who want to ask. आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि वीमेन एम्पावरमेंट जो है वो सिर्फ फैसिलिटीज़ देने से नहीं आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देंगे तो शायद आप अच्छे तरीके से महिला सशक्तिकरण को देख पाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या एम्बिशियस विमेन का सेल्फिश होना बनता है? क्योंकि सोसाइटी जो है वो उनसे बैलेंस बनाए रखने की बात कहती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? देखिए, एम्बिशन महिला में होता है तो एक उसको ख़राब नज़र से देखे जाते, बहुत एम्बिशियस है, अपने बारे में सोचती है। पुरुष का हो एम्बिशन कि भाई कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, तो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। पर मुझे लगता है ये भी बदल रहा है। आज एम्बिशियस वुमन को, महिला को उस तरह से नहीं देखते जैसे कल देखते थे। उसको एडमायर करते हैं। और आप जैसी महिलाएं तो यंगर वीमेन तो बहुत ही एडमायर करेंगी। अगर किसी ने अचीवमेंट किया है, उपलब्धियां हैं, तो वो फिर आइकॉन बन जाता है। चीज़ें बदल रही हैं, बहुत रैपिडली बदल रही हैं और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी करेगी। बिल्कुल। Hi ma'am, I also wanted to ask कि although अब हमारी opportunities बहुत change हो गई हैं, we have the place to have such opportunities जहाँ पे even as a woman we have the stage set so almost equal to men, at least हमारे privilege point पे। But आपकी life में कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि
had I not been a woman, I would have been able to do this as well. कोई ऐसी चीज़ थी that stopped you simply because you were a woman? You know, I never thought this question had I not been a woman. So at one level, I think I wanted to be a woman. ऐसा नहीं कि I felt कि the disadvantages are there. लेकिन ओवरऑल एंड आई थिंक मेरे पेरेंट्स को ये शायद जाना चाहिए कि शुरू से उन्होंने एक आत्मनिर्भरता पाने की क्रिएट करने की कोशिश की। जब मुझे कॉलेज का कोर्स चूज़ करना था ना, तो मेरे पेरेंट्स लखनऊ में थे और मुझे दिल्ली भेजा गया और मुझे आईआईटी ज्वाइन करना है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ज्वाइन करना है या मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, ये मुझे डिसाइड करना था। और मैं अपने रिलेटिव के पास रुकी हुई थी और मैं पहले तो पैदल चल के बस स्टॉप जाती थी जून की गर्मी में, फिर बस लेके यहाँ जाके फॉर्म्स लेना, उनको फिल करना। और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, my parents, my mother particularly left it to me. ये जो कवायद की, और मैं कई बार सोची थी ये लोग, कई लोग आते थे इन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, अपने पेरेंट्स की कारों में, and I said, why am I having to do this kind of exercise? And I think that laid the foundation for me to become independent and confident. Even, you know, cycle se jana when we were in Lucknow to IT college, and I had to navigate some, you know, some Romeo will follow you, and you had to figure out कैसे आप करोगे। अगर माँ बाप को बता दोगे तो कहेंगे साइकिल से जाना बंद कर दो, you know. So you had to navigate everything, and I think हमको अपनी बेटियों को शुरू से ही इंडिपेंडेंस देनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं तो कई बार ये कहती हूँ, अगर मैंने अपने बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दिया तो मैंने सब कुछ कर दिया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई कैन डू फॉर माई चाइल्ड। So I think this we have to inculcate in our, that's the most important thing we have to inculcate in our children. Hi मैम, मैं फीमेल सिनेमेटोग्राफर हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है कि न्यूज़ इंडस्ट्री में मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो न्यूज़ इंडस्ट्री में फ़ीमेल सिनेमेटोग्राफर्स का रोल बहुत कम है। मतलब आई हैव नॉट मेट अ फीमेल सिनेमेटोग्राफर हियर, सो व्हाई डू यू थिंक इज़ दिस हैपनिंग? बिकॉज आई कम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री और वहाँ पे अभी फीमेल सिनेमेटोग्राफर्स का नंबर कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट न्यूज़ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, माई वो क्वेश्चन इज़ कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? You know, women फोटोग्राफर्स बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार फोटोग्राफ मैं आपको दिखाऊंगी जो लिए हुए हैं और जो वो काम करते हैं, रेयर थिंग्स, बट आई एग्री कि उनको उनका ड्यू नहीं मिला है। दिस इज़ अ फैक्चुअल पोजिशन, एंड आई थिंक हाउ डू यू कंपेल द इंडस्ट्री टू टेक नोट ऑफ यू? आपको सोचना पड़ेगा कि ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें मुझे फिट होना एक चीज़ है, बट हाउ डू आई कंपेल ABCD टू लुक एट माई वर्क? मैं इतना शानदार काम करूंगी कि दे विल बी फोर्स्ड टू लुक एट मी। सो वी विल हैव टू लुक, यू नो, वी विल हैव टू डू आउट ऑफ द बॉक्स थिंग्स। मैम, ऐसा बोला जाता है कि मतलब एक लड़की है, अगर वो पढ़ रही है तो इन द एंड उसे घर का ही काम करना है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, बोलते हैं कि इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी, करना तो तुम्हें घर का ही काम है, चूल्हा चौका ही करना है, ऐसा बोला जाता है। तो आपको भी ऐसा कुछ सुनने मिला था क्या? मुझे ऐसा नहीं, मैं बहुत लकी थी इस मायने में कि मैं कहती थी लड़कियां क्यों बनाएंगी खाना, जब माँ के साथ थी। शादी हुई तो कुछ सीखना पड़ा, और फिर मुझे एक ये भी था कि खाना तो खाना ही है, किसी को तो बनाना ही है। अब ये है कि सब मिल के बनाएंगे तो बेहतर है, पर किसी को तो बनाना, ये तो आप नहीं कह सकते कि हम बाहर जाके रोज़ होटल में खाएंगे, तो ये भी कोई सल्यूशन नहीं है। तो आई थिंक इसका मिलके ही सल्यूशन निकलेगा। बट ये कहना कि आपका रोल सिर्फ खाना बनाना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों को बड़ा करना है, वो पर्याप्त आज के संदर्भ में नहीं है, और सब लोग ये जानते हैं, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो भी उतने ज़रूरी है ना।
एंड आई थिंक अगर आप अपने सपनों को स्वरूप देंगी तो आप यू विल बी अ बेटर मदर, यू विल बी अ बेटर वाइफ, यू विल बी अ बेटर daughter, better sister, because your personality then blossoms and you're able to give to others much more. Anyway, that's the way I look at it. I don't know, whether this is right or not, but it'll probably be different in different situations. वुमेंस डे पर्सनली आपके लिए क्या है, मतलब हाउ डू यू सी दैट वुमेंस डे? Women डे Day. It's a good thing कि Women's Day होता है, क्योंकि आप पूरा देश फोकस करता है उस दिन। तो आपको सोचना है, मीडिया पे टाइम एलोकेट होगा, पेपर्स में टाइम एलोकेट होगा, पॉलिसी लेवल पे लोग बोलेंगे, पॉलिटिशियंस बोलेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं विमेन के। एक दिन तो है ना जब होता है, जिस तरह से गर्ल चाइल्ड के लिए भी है जिस पे आप नज़र डालते हैं उस दिन, बट इट हैज़ टू गो बियॉन्ड दैट, इट हैज़ टू गो वे बियॉन्ड दैट। मैम, वन मोर क्वेश्चन आई हैव कि क्या इंडिया इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट फीमेल पीएम, और अगर हाँ तो लाइक व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? Why not? India is ready for female CMs, India is ready for female CEOs, वो हैं भी। India is ready for president है, army chief, woman army chief, India is ready for women. Absolutely. And they will do as well as and better than what has been done in the past. I wanted to ask that, has there ever been a moment where you've had to fight for a seat at the table? A table that matters, a table that's having discussions that would actually be monumental in certain things. Have you ever had to put up a fight to get a seat on that table? Women have to do it all the time. We have to do it all the time as a right. Sometimes you will be put on the sidelines and to say, no, this is my right. Sometimes आप झगड़ेंगे, sometimes you may not fight directly, but wait for the right moment to move. So you have to also move very intelligently to get your due. You should not say, बैल मुझे मार, when you are not ready. So you have to plan for it. But certainly this is a reality. And you will have male colleagues who will help you. Because there's so many men today who feel, women should get their due. मैम एक सवाल मेरा भी है। पहले आपको और पूरे देश को महिला दिवस की बधाइयाँ और आपका शुक्रिया कि आपने हमारा इनवाइट स्वीकार किया, जबकि अभी हम आपके सामने हमारी कोई हैसियत भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमने पॉलिटिशियंस पर खूब बात की, बिज़नेस की जो दुनिया है उसमें भी कई महिलाएं बहुत आगे तक के गई। मतलब वो एक किस्मत वाली बात थी जैसे वो उस जगह पे पहुंची, लेकिन फिर उनका काफ़ी जिक्र होता रहा उनके अपने टाइम में, जैसे कोकिलाबेन हैं या सावित्री जिंदल हैं। क्या इनसे कभी इंटरेक्ट करने का मौका मिला और इनके बारे में क्या आपकी राय है? इनको कौन सी चीज़ रिमार्केबल बनाती थी? हाँ, देखिए अच्छा सवाल है, पर मुझे इनके साथ इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन बिज़नेस वर्ल्ड में विमेन का बहुत बड़ा रोल हो रहा है अब, और इंक्रीजिंगली आ रही हैं महिलाएं, टॉप पोजीशंस में आ रही हैं, अच्छा कर रही हैं, मौके मिल रहे हैं। वहाँ भी वही है कि फैमिली अगर आपकी बिज़नेस की है तो आपको आसानी से मिलता है मौका, नहीं तो पूरा क्लाइम करना उसमें ज़रा ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि पॉलिटिक्स में है, जैसे कि और जगहों पे भी है। तो वहाँ डेमोक्रेटाइजेशन होना ज़्यादा, पावर को उन तबकों तक जाना, मौक़ों अपॉर्चुनिटीज़ को उन तबकों तक जाना जिनको आज तक मौके नहीं मिले हैं, दैट इज़ नेसेसरी इन एवरी एंडेवर। आई थिंक हर फील्ड में उसकी ज़रूरत है। मैम एक और छोटा सवाल है, हमने मायावती की भी बात की जब आप उनसे जुड़ी अपनी यादें शेयर कर रही थी हम लोगों के साथ में। मैं जानना चाहता हूँ कि वो सारे चैलेंजेस मायावती के सामने थे जो बाकी और औरतों के साथ में थे जो पॉलिटिक्स में जिन्होंने कभी भी फोरे किया, लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़रा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। वन, वो जिस जाति से आती थी, टू,
एक पॉलिटिक्स में प्रेजेंटेबल होना उतना बड़ा प्रीमियम नहीं है, ओरेटरी वगैरह का ज़्यादा वहाँ पे रोल है, लेकिन फिर भी एक अपील बढ़ तो जाती है। जैसे इंदिरा गांधी एक काफ़ी प्रेजेंटेबल महिला थी, और इसी तरह कई और लोगों के बारे में हम बात कर सकते हैं कि एक मतलब फोटोजेनिक एक पर्सनालिटी अगर आपकी हो, जिन नेताओं के साथ में ये चीज़ नहीं रही तो उन्हें कुछ ज़्यादा ही फिर मेहनत करनी पड़ती है। वो ठीक बात है, पर एक दिन एक चीज़ मैं बताऊंगी 2007 में जब वो बनी तो ऑन हर ओन मेजॉरिटी आई थी बीएसपी। उस समय एक दलित, एक महिला का सबसे बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर होना एक माइलस्टोन मोमेंट था देश के लिए। और जब उन बनने वाली थी, मुझे याद है कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी होती है ना, वो गार्ड्स कुछ वो दलित थे, तो आई रिमेंबर एक दिन उन्होंने पूछा, मैम ये लोग इन्हें बनने देंगे कि नहीं। मतलब उनमें शक था कि लास्ट मिनट तक कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जाएगा कि उनको प्रिवेंट किया जाएगा। महिला है, दलित हैं, बीएसपी पावर में आई थी ऑन इट्स ओन 22 साल की कोलिशन गवर्नमेंट्स के बाद। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और उनकी भी जो उपलब्धि थी एज चीफ मिनिस्टर, वो लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि योगी आदित्यनाथ की है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना उत्तर प्रदेश में। और कल ही मैं बातचीत कर रही थी तो कोई बता रहा था उत्तर प्रदेश का, शी वाज सीन एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हालांकि इनएक्सेसिबल थी, कई चीज़ें थी उनकी जिनके बारे में क्रिटिसिज्म होता है, एंड राइटली सो होता है। और आज भी उनका एक बैक सीट लेना, अब तो तकरीबन बीएसपी बिल्कुल ही ख़त्म होती चली जा रही है जैसे लगता है। तो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट दैट मोमेंट वाज अ हाई मोमेंट, जिसको मायावती वहाँ बैठी उस कुर्सी पे उस समय, हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था वो। मैम, मेरा जो सवाल होगा वो आज की नीरजा चौधरी के जो रियल चैलेंजेस हैं उनसे रिलेट करेगा, और उसके बाद हम सब के लिए भी वो सवाल उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं आपके 3 स्टेटमेंट्स कोट करूँगा। आपने बोला कि नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ पावर है। दूसरा, आपने ये बोला कि ये देश पीएम सेंट्रिक होता जा रहा है। तीसरा एक था कि जब आप काशी के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तारीफ आपने एक इंटरव्यू में की किसकी? थी। तीसरा काशी में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हो रहे थे, वहाँ जितनी भी चीज़ें, उसकी तारीफ आपने एक इंटरव्यू में की थी कि ये चीज़ें बदली हैं काशी में प्रधानमंत्री के आने के बाद। बरखा दत्त के साथ आपका एक इंटरव्यू था। हाँ, सो आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब हम इन सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो मुझे लगता है कि क्या शानदार मतलब इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं। एक पॉइंट्स को रखते हुए इन्होंने जिनको क्रिटिसाइज़ करना था किया, जिनकी तारीफ़ जिस चीज़ के लिए होनी थी उनको किया। लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि ऐसे लोग जिन्होंने दोनों तरफ कभी ना कभी दोनों इकोसिस्टम में काम किया है, मैं नाम भी लेना चाहूँगा। जैसे मधु किश्वर ने कहा कि नीरजा चौधरी ऐसा क्या ही लिखती हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका पूरा का पूरा जो उनकी पूरी काबिलियत है वो एक बैलेंस एक्ट का रहता है दोनों सरकारों के साथ। तो ये चीज़ें असहज करती है, परेशान करती है जब ये आपके थ्रू, क्योंकि ये हमारे चैलेंजेस भी हैं। कहने का मतलब कि आज किसी राज्य में इलेक्शन है, वहाँ पे अगर एनडीए की सरकार है और किसी और जगह पे यूपीए की सरकार है, तो हमें एक थोड़ा रहता है कि यहाँ जाके आलोचना करेंगे तो गाली पड़ेगी, यहाँ जाके करेंगे तो उनसे गाली पड़ेगी। आप कैसे इन चीज़ों के बीच में रहती हैं? क्या आप ट्विटर के ये गॉसिप्स में जाती हैं, देखती हैं, पता लगता है? ट्विटर देखती हूँ, बट ट्विटर में मैं ज़्यादा नहीं घुसती हूँ, एक तो टाइम नहीं होता इतना। दूसरा, ट्विटर न्यूएंस पोजीशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता ये मीडियम। आपको ठा हाँ ना, लाइफ इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव है, मेरी पत्रकारिता का अनुभव है। सो अगर मैं जाती हूँ, मान लीजिए किसी भी स्टेट में, अब कर्नाटक जाऊंगी, वहाँ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, डीके शिव कुमार क्यों बोले हैं, वो ईशा योगा कोयम्बटूर क्यों गए, अमित शाह के साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया, अपने को हिंदू, आई वॉज बॉर्न हिंदू, आई डाई हिंदू, इस समय क्यों कह रहे हैं, पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया था। ये बट इसमें शेड्स एंड शेड्स एंड शेड्स है ना। आप कहेंगे कि डीके शिव कुमार ठीक नहीं है, या सिद्धरामैया ठीक नहीं है,
या बीजेपी क्या कर रही है, मतलब आप ब्लैक एंड वाइट पोजीशंस जब लेंगे ना पॉलिटिकल एनालिसिस में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. I don't know whether I'm able to give you that understanding, because there are so many factors into it which you have, जिसको आपको पकड़ना है, जिससे पूरी तस्वीर सामने आएगी. Then you must make up your mind who you think is good, what you think is good or bad. मैम वही जब आपने बोला कि नेहरू के बाद तमाम प्रधानमंत्री, तो उसमें इंदिरा गांधी भी आती हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव भी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी भी आते हैं. तो इन 4-5 सारे लोगों का दोनों पार्टियों में, जनता दल के भी इसमें प्रधानमंत्री रहे, तो आपके लिए ही परेशानी हो जाती है. और ये परेशानी लगभग हम सभी लोगों के लिए होती है जब हम रिपोर्टिंग करते हैं. तो See, I cannot make your mind up for you. I have got to give you as much of information, analysis, the inside workings of our democracy as I can. Then you, the citizen of India, has to make up your mind. मुझे कौन पसंद है, कौन नहीं, किसको मैं जज करूँगा, किसको नहीं. I should not, I can give my opinion, but I would like to be the enabler for you to do that. That's the way I would look at my role. Apart from, as I say, आईना दिखाना कि अब अगर मान लो महाकुंभ में 30 लोग मरे, वो 30 थे, या कोविड में इतने लोग मरे, वो इतने थे, वहाँ क्या हुआ, उसको नहीं हमको छुपाना है, जो है वो है, उसको दिखाना है. लेकिन बाकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें जाती हैं जिनको हमको समझना है, लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. आई डोंट नो वेदर आई आंसर योर क्वेश्चन. एक दिग्गज पत्रकार के इम्प्रेसिव करियर को थोड़े बहुत एनेक्डोट्स जो भी हम निकाल पाए वहाँ से, उनसे सीखने की कोशिश की, कहानियों को जानने की कोशिश की. मेरा नाम है आस्था, मेरे साथ थी द नीरजा चौधरी. अपना ख्याल रखिए और बने रहिए खबरगांव के साथ. थैंक यू सो मच. Thank you.